बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर रीजनरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रीजनरेशन कहाँ किसे जाता है। देखें, रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें वो अपनी बॉडी का लॉस किया हुआ पार्ट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको दोबारा से बनाता है। तो ऑर्गेनिज्म की ये जो एबिलिटी है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। देखिए, हमारे पास जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल के हों, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के पास ये एबिलिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना लॉस किया हुआ पार्ट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लें। लेकिन फिर जैसे हम मेच्योरिटी लेवल तक पहुंचते हैं, जैसे एम्ब्रियो मेच्योरिटी लेवल तक पहुंचते हैं या फिर एडल्टहुड तक जैसे पहुंचते हैं, तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी रिटेन रहती है, यानी कि वो मेच्योर होने के बाद भी इस एबिलिटी को बरकरार रखते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनकी ये जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। जिस तरह से हम अपनी बात करें, तो हमारे अंदर अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो फिर वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कभी भी नहीं होता। लेकिन कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रीजनरेशन कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जिस तरह से अगर मैं स्पंजिस की बात करूं जो कि फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं, मैं स्टारफिश की बात करूं जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, मैं हाइड्रा की बात करूं जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। अब ये तीनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप इनको बहुत सारे पीसीस के अंदर चॉप कर दें, जूसर मशीन के अंदर डाल दें, आप इसको जो है छुरी से काट दें बिल्कुल पीसीस के अंदर, टुकड़ों के अंदर, और हर टुकड़े को आप छोड़ दें तो वो दोबारा रीग्रो करके एक नया का नया ऑर्गेनिजम्स बना देता है। अब इसके पीछे एक लंबी चौड़ी जो है वो कहानी है, एक पूरा का पूरा टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनका जो हर सेल है ना वो टोटीपोटेंट होता है। ये लफ्ज आपने मैं भी शायद पहले कभी सुना हो। टोटीपोटेंट का मतलब होता है ऐसा सेल जिसके पास कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल हो और उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो सेल आपको पूरी बॉडी जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके दे। इस सेल को टोटीपोटेंट कहा जाता है। तो इनके जो सेल होते हैं ना वो टोटीपोटेंट होते हैं। खैर, उसके अलावा जो सिलेमेंडर्स होते हैं या फिर जो लिजर्ड वगैरह होती हैं, इनके पास भी रीजनरेशन का पावर है, लेकिन वो लिमिटेड पावर है। पार्टिकुलर चीज़ों के जो है वो महदूद है। जिस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ रिकंस्ट्रक्ट अपनी किसको कर सकते हैं? टेल को। आपने अमूमन देखा होगा छुपकली जो लिजर्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी अगर टेल कट जाती है तो वो टेल जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा क्या करते हैं? रीजनरेट कर देते हैं। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर और बर्ड्स के अंदर या मेमल्स की हम बात करें तो उनके अंदर भी जो रीजनरेशन का पावर है वो एक लिमिटेड पावर होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर कोई छोटा सा वूंड आ जाता है तो आप देखते हैं वहां पे एक नया टिश्यू बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्केर कहते हैं। तो ये भी एक किस्म की रीजनरेशन है। या फिर अगर हम लीवर की बात करें, जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं छोटा सा पीस, तो वो लिवर भी हमारा दोबारा से क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। तो देखिए, हर ऑर्गेनिज्म के पास ये रीजनरेशन का पावर जरूर होता है, लेकिन एक लिमिट तक। जिस तरह से वर्टिब्रेट्स की हमने बात की तो उनकी वूंड, बॉडी का वूंड हो गया या फिर रीजनरेशन वगैरह हो गई, लिजर्ड्स की टेल हो गई, अब ये स्पंजिस हैं, स्टारफिश हैं, हाइड्रा हैं, ये कंप्लीट के कंप्लीट जो है वो दोबारा क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहाँ किसे जाता है। देखें, ऑर्गेनिज्म के किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर या उसके ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के अंदर या ऑर्गन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ जाता है, कोई डेविएशन आ जाती है। डेविएशन मीन्स कोई चेंज आ जाता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और कोई चेंज वगैरह आ गया तो हम उसको एबनॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। ये नहीं होता। ड्यूरिंग जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के अंदर या ऑर्गन के किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है, डेविएशन आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहा जाता है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम पीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू के जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? टेराटोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एजिंग की स्टडी को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को टेराटोलॉजी कहा जाता है। ये दोनों लफ्ज आपस में मिलते जुलते हैं, तो आपने याद रखना है। भाई, क्या क्या काजेज हो सकते हैं अब नॉर्मल डेवलपमेंट के? म्यूटेशन है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एजिंग के अंदर डिस्कस किया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर अचानक चेंज आ जाए, फिर उसके मुख्तलिफ काज होते हैं जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूवी रेडिएशन, ये रेडिएशन इतनी खतरनाक होती हैं कि ये डीएनए को डैमेज कर देती हैं। यही एक म्यूटेशन का काज भी है, सबब भी है।
आपने सुना होगा कि जब सन इक्लिप्स होती है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, हम कहते हैं कि आपने बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना? क्योंकि वो रेज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि वो बाकायदे माँ के पेट के अंदर से जाके, जो अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसको जाके वो डैमेज करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, लेकिन जब हम ले लें तो फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जैसे डेक्सामेथासोन है, या फिर प्रेगनेंसी के लेट में कभी भी पेन किलर नहीं दिया जाता। इनके पीछे एक बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ होती हैं। अब आप पूरे मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं हो जो मैं आपको बैठ के पूरी चीज़ें समझाऊँ, जस्ट एक आइडिया आपके ज़हन में डालना होता है। एबनॉर्मल सीक्रेशंस ऑफ द ग्लैंड्स, किसी भी ग्लैंड की एबनॉर्मल सीक्रेशन हो जाए, हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा एंडोक्राइनोलॉजी पे पढ़ा है। आपने एक-एक हार्मोन, एक-एक ग्लैंड का देखा कि अगर वो कम सीक्रेट हो तो क्या नताइज होंगे, ज़्यादा सीक्रेट हो तो क्या नताइज होंगे, हर चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अच्छा, उसके बाद कुछ एबनॉर्मल्स कंडीशंस जो हैं आप लोगों की बुक के अंदर इन्होंने डिस्कस की हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि पॉलीडेक्टाइल होते हैं। पॉलीडेक्टाइल का मतलब है कि आपके मेरे हाथ में नॉर्मल कितनी उँगलियाँ होती हैं? 5, लेकिन ये वो होते हैं जिनके हाथों के अंदर 6 या 6-7 इतनी उँगलियाँ होती हैं, यानी 5 से क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो इसे पॉलीडेक्टाइल कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की शेप जो है वो सिकल हो जाती है। अब आपने परेशान नहीं होना, ये हमारे अगले चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्कस उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको सिकल सेल एनीमिया सारा हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी जस्ट आपने वो बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं ना कि हाईलाइट द सम एब्नॉर्मल कंडीशन ऑफ मेन, तो आपने एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होने चाहिए। डेक्स्ट्रोकार्डिया, वैसे तो हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा-सा नीचे की साइड से लेफ्ट साइड पे टर्न होता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनका हार्ट कौन-सी साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है, नीचे से टर्न उनका राइट साइड पे होता है, तो इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। वैसे इसका एज़ सच इतना कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। आपने एक मूवी देखी होगी, लक मूवी, संजय दत्त की एक मूवी है, तो उसमें वो उसको जो है गोली मारता है लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो बच जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि उसका हार्ट जो है वो राइट साइड पे होता है। बहरहाल वो ऐसा रियल नहीं है भाई, कहीं आप ऐसा चेक करके देख लो कि हेड इसका लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। माशाल्लाह हो तो सारे पढ़े लिखे ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थैलेसीमिया है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो आरबीसी होते हैं वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके ऊपर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप थैलेसीमिया लिखोगे बाय डॉक्टर शाहरुख कुरैशी तो मैं आ जाऊँगा। हीमोफीलिया है, ये हमारे अगले चैप्टर का टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, जो ब्लड है ना उसकी क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, छोटी सी भी चोट लगती है ना, ब्लड बहने बहता 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 और इंसान की डेथ हो जाती है। इसमें कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। ये तीनों के तीनों सिंड्रोम चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल के अंदर बहुत डिटेल के अंदर लिखे गए हैं, और ये ह्यूमन बीइंग के डिसऑर्डर है, यानी मेल फीमेल के डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल्स नंबर का इनके अंदर चेंज आ जाता है, किसी में क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी में क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, फिर उससे पूरा का पूरा इंसान का जेंडर चेंज हो जाता है। जो आप थर्ड जेंडर के लोग देखते हो, फीमेल वगैरह, तो ये वही वाले डिफेक्ट है। ये भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपने जस्ट एक पॉलीडेक्टाइल का याद रखना है, डेक्स्ट्रोकार्डिया का याद रखना है, बस बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आगे हम कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये सारा का सारा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। दरवाज़ा आपका सवालों का खुला हुआ है, तो जितने भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।